नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबसे पहले आप सभी को रोशनी, खुशियों का ये त्योहार दीपावली बहुत-बहुत मुबारक। आज 2 और बड़ी चीज़ें हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि यानी कि उनकी पुण्यतिथि है। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनकी बर्थडे को आज उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव भी है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी ओकेज़न हो, उस सब में इस बात को हम नहीं भूल सकते हैं कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है यानी कि चुनाव, वो बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है जब महाराष्ट्र और झारखंड और जहाँ पर विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव होने जा रहे हैं, वो तमाम लोग वोट करेंगे और 2 राज्य ये डिसाइड करेंगे कि आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार। इस सब के बीच नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म बर्थडे वाले दिन को उन्होंने इस तरह से अपने लिए बुनाया है जिसकी जो उन्होंने आज भाषण दिया है उसकी वानगी की मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। दरअसल आपको ये पता ही है कि राहुल गांधी लगातार देश को मोहब्बत के नाम पर जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो एकता की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में कभी वो युवाओं से मिलते हैं, कभी छात्रों से मिलते हैं, कभी किसी बुजुर्ग के घर पर पहुंच जाते हैं, किसी दलित के घर पर पहुंच जाते हैं, किसी ट्राइबल के घर पर पहुंच जाते हैं, किसी मोची के पास पहुंच जाते हैं और इसी तरीके से वो पूरे देश के अलग अलग जो तबका है उससे संवाद करके उनकी परेशानियों को जानकर उनकी परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी वो ऐसे ही बेसाख्ता किसी सैलून पर पहुंच जाते हैं और वहां अपनी शेविंग वो कराने लगते हैं। तो ये आप ये देखिए कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो लगातार नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को असहज कर रहा है। एक तरफ आरएसएस जहां ये कह रहा है कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, वो शायद हमसे मिलना नहीं चाहते, इस तरह की तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने आज जब गुजरात में भाषण दिया तो लगा ये कि जो कटेंगे, बटेंगे और कटेंगे वाली बात जो कर रहे हैं लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही जा रही है, लगातार जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं उससे एक तरह से पलटी मारते हुए यहाँ पर नरेंद्र मोदी नजर आए और आज वो एकता की बात कर रहे हैं क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है उसको एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है, मनाया जाता रहा है और मनाया जाता है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के इस मौके पर एकता का पैगाम देने की कोशिश की। सोचिए आप, कौन सी पार्टी और कौन है प्रधानमंत्री जो एकता की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये जो भाषण, ये जो नारा है इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो लोग जो देश में तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग जो देश में एकता नहीं देखना चाहते हैं, वो इस नारे को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बटेंगे वो कटेंगे के नारे की बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने कहा जो नेक एक रहेंगे वो नेक रहेंगे के नारे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये अर्बन नक्सल लोगों को बांट रहे हैं। अर्बन नक्सल की उन्होंने बात कही। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग, संविधान की बात करते हैं और इस सब में देखिए कैसे अर्बन नक्सलवाद को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश तरक्की करे, देश एकजुट रहे, देश आगे जाए और ये सेनाओं पर सवाल उठाते हैं, ये देश की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल उठाते हैं और तमाम तरह की बातें नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं। तो इससे साफ ये लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में दरअसल क्या लाइन ली जाए, क्या नैरेटिव सेट किया जाए, क्या चुनावी टोन सेट की जाए, इसको लेकर नरेंद्र मोदी एक तरह से कंफ्यूज नजर आए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जातिगत जनगणना, जातिगत सामाजिक बराबरी, इस सब की बात करें जिसकी बात लगातार विपक्ष करता रहा है, जिसकी बात राहुल करते रहे हैं, या फिर वो अपने उसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो उनकी राजनीति है उसको लेकर साथ चलें। जाहिर सी बात है कुछ चुनावी मंचों से जो भाषण देते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं और अब ऐसे मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के मौके पर, जन्म दिवस के मौके पर जो वो बातें कर रहे हैं उसको चाशनी में लपेट कर वो एक तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि
पहली बार ऐसा हुआ है 370 हटने के बाद कश्मीर में कि वहां पर संविधान की शपथ ली गई है और जो संविधान निर्माता हैं वो आज बहुत खुश हो रहे होंगे कि ऐसा देखकर। और आप ये देखिए कि ये एक तरह से ये कोरा झूठ है, वो इसलिए कि संविधान निर्माता जो है उन्होंने ही 370 को लागू किया था और उन्होंने ये कहा था कि जब ये हटेगा तब लोगों के कंसेंट से हटेगा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे आपसी सहमति, आपसी बातचीत के जरिए इसको हटाया जाएगा। ये नहीं कि आप एक देश के एक पूर्ण राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटकर उनको एक तरह से कैद करके उनसे उनके अधिकार छीन कर दफा 370 को आप हटाएं और फिर अपनी आप पीठ थपथपाएं। अगर ऐसा ही है, अगर ये इतनी बड़ी बात है, तो फिर क्यों नहीं लोकसभा के चुनाव में कश्मीर में अपना कैंडिडेट उतारा था? अगर ऐसा ही है, जम्मू कश्मीर के लोग इतने ही खुश हैं, तो फिर क्यों नहीं 370 की बात कश्मीर में जाकर नरेंद्र मोदी ने की और फिर क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बन पाई? तो आप ये देखिए, कथनी और जो करनी है उसमें सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की फर्क नजर आता है और हमेशा से आता रहा है। जो वो बातें कहते हैं उनमें से ज्यादातर बातें झूठ साबित होती हैं और झूठ के सहारे लगातार ये सरकार चलाई जा रही है। लेकिन जनता के सामने ये झूठ जो है पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गया है। भले ही ये कहा जा रहा है बार बार कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने नेक और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे वाली बात उन्होंने कही, एकता की उन्होंने बात कही, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक असमंजस की स्थिति है। क्योंकि महाराष्ट्र की और झारखंड की दोनों की हम बात करते हैं। झारखंड में आपको पता है कि ट्राइबल वोट जो है वो कितना बड़ी तादाद में है और इसीलिए बिरसा मुंडा का जिक्र करना भी आज वो नरेंद्र मोदी नहीं भूले। और वहीं हम जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर दलित और एसटी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, जो ये डिसाइड करेगा कि आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि क्या जो राहुल गांधी के सामने या इलेक्शन से पहले उनसे एक तरह से उनके नैरेटिव से क्या डर गए हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए कटंगे से एक तरह से पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर वो किस एकता की बात कर रहे हैं और अगर वो एकता की बात कर रहे हैं तो उनके वो खुद और उनके तमाम नेता फिर हिंदुओं को एकजुट करने की बात क्यों कर रहे हैं? फिर वो पूरे देश की बात एक साथ क्यों नहीं करते? इलेक्शन के दौरान फिर वो क्यों इस तरह के नारे लेकर आते हैं और देश को और देश की जो आबादी है, उसकी जो जनता है, उसको बांटने की बात करते हैं हिंदू और मुसलमान में? तो दो खास मेहमान आज मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ फिलहाल डॉक्टर संदीप यादव हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ ग्रीस जी भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है उसके बहुत सारे आयाम हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की है, लेकिन वो मणिपुर का जिक्र करना भूल गए। उन्होंने 370 की बात की, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि वहां उनकी सरकार नहीं बन पाई और लोगों ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। वो अर्बन नक्सल का जिक्र कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो बटेंगे कटेंगे की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांटा जा रहा है, यानी कि इससे वो ये भी साफ कर रहे हैं कि जो भी अडानी को लेकर सवाल उठाएगा वो या तो अर्बन नक्सल कहलाया जाएगा या फिर देशद्रोही कहलाया जाएगा, संविधान विरोधी कहलाया जाएगा और लोकतंत्र विरोधी कहलाया जाएगा। कहीं ना कहीं उन सब की बातों का लुब्बे-लुबाब ये जरूर है, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन सबसे ज्यादा अटैक उन्होंने राहुल गांधी पर ही किया है, क्योंकि इस सब की बात तो वही करते हैं। जी मैम, नमस्ते आपको, नमस्कार आपको। देखिए, उनका जो ये भाषण है बहुत ही इलेबोरेट है और आज सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है। आज उनकी जयंती है, आज ही उनका जन्म हुआ था। वल्लभ भाई पटेल का जन्म करमसद में हुआ था। वो गांव है, बहुत ही संपन्न गांव है, गुजरात का, आणंद जिले का है। मैं वहां गया हूँ मैंने उनका घर देखा कि वो भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे। और आपको जान के, आप तो चूंकि जानती ही हैं, लेकिन मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में आरएसएस को बैन किया। 1948 में जब गांधी की हत्या हुई तो उन्होंने इसको बैन किया। आरएसएस को 3 बार बैन किया गया है, 1948 में
और 26 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लगी। उसके बाद इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने बैन किया। बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। उसके बाद 1992 में पीवी नरसिंह राव ने आरएसएस को बैन किया। तो क्यों बैन किया, क्या कारण थे? मैंने एक संगठन जो वैचारिक संगठन है बीजेपी का, वो उसको क्यों बैन किया गया? इसलिए बैन किया गया कि वो उसके जो कार्यकर्ता थे नाथूराम गोडसे, वो महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे और इन लोगों ने उनका समर्थन किया। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए, उनको जनता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, मैंने इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या वो नाथूराम गोडसे के भी साथ हैं या फिर महात्मा गांधी के साथ हैं। मैंने दोनों के साथ तो नहीं हो सकते, वो गोडसे के साथ भी हो सकते हैं और गांधी के साथ भी हो सकते हैं। कैसा संभव है? क्योंकि गोडसे तो बात करते थे हिंदू नेशनलिज्म की, हिंदुत्व की बात करते थे। हिंदुत्व क्या है? हिंदू सुप्रीमेसी। कहते हैं कि भारत के 80%, जो 2000 की जनगणना है उसमें भारत में जो आबादी है हिंदुओं की वो 79.80 है। तो वो 80% जो भारत के हिंदू हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन फिर वो बात करते हैं कि जात पात में बांटा। अरे भाई, सरकार आपकी पिछले 3 टर्म से है, तीसरा टर्म है ये। आपने पता नहीं लगा कि कितने भारत के हिंदुओं को जात पात में बांटा है? किसने जात पात में बांटा है? 1161 में बसवन्ना एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे कर्नाटक के, वो जाति के ब्राह्मण थे। उन्होंने ही इस जाति प्रथा के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने छोड़ दिया और लिंगायत धर्म की स्थापना की। और उन्होंने कहा कि ये जातिवाद जो है भारत की सबसे बड़ी समस्या है और लिंगायत धर्म के लोग शिव की उपासना करते हैं, शिव को अपने गले में धारण करते हैं। ये बसवन्ना थे 1161 में। उससे पहले तथागत बुद्ध ने सबसे पहले 600 ईसा पूर्व ही इस जाति व्यवस्था को नकार दिया था। उन्होंने कहा, उन्होंने संघ बनाया और उस संघ में सबको शामिल किया, महिलाओं को भी शामिल किया, निचली जातियों के लोग उसमें, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनको भी उन्होंने शामिल किया। वो सारे उनके बड़े बड़े भिक्षु थे। उन्होंने जो त्रिपिटक है तथागत बुद्ध के गुजर जाने के बाद उनके ज्ञान को एक जगह जहां इकट्ठा किया गया, उसको 3 पिटकों में, पिटक का मतलब बास्केट होता है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, उसमें इकट्ठा करने वाले लोग लोअर कास्ट के थे। उपाली एक नाई जाति के व्यक्ति थे। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते हैं कि पिछले 3 टर्मों में उन्होंने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया कि भारत के लोगों को, हिंदुओं को जाति व्यवस्था में किसने बांटा है, किसने एसटी और ओबीसी में बांटा है? अगर मैंने किसने वर्ण व्यवस्था बनाई, किसने ये चारों वर्ण बनाए, जातियां बनाई, क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया भाई? जाति पे काम क्यों नहीं किया? एक तो बात ये हुई। और दूसरी बात, वो जो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, बुसरा जी, इस देश में आप झारखंड जैसे राज्य जिसमें 81 विधानसभा की सीटें हैं, उसका इलेक्शन तो आप करा रहे हो 2 फेज में जी। आप 3 स्टेट का चुनाव जो है एक साथ नहीं करा पाए आप। एक्चुअली ये जो सरकार है ना, ये रेटरिक वाली सरकार है, जुमले वाली, जुमले गढ़ती है ताकि, ये जुमले उछालती है ताकि ये लगे लोगों को कि हम देश में काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी नीयत काम करना नहीं होता है। आप देख लीजिए, चाहे वो सीए एनआरसी, उससे क्या होने वाला था, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन, उससे क्या हुआ, चाहे वो जीएसटी है, आज तक जो यहाँ देश में उद्योग करने वाले लोगों को जो चोट पहुंचे उससे उबर नहीं पाए। और अभी जो मामला आप देख लीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उनके जो समर्थक पार्टियां हैं सबसे पहले वही विरोध करेंगी, क्योंकि केंद्र का चुनाव और राज्य का चुनाव एक साथ नहीं हो सकता है। सारे मुद्दे जो हैं वो नेशनल हो जाएंगे, फिर लोकल पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो उनके सहयोगी हैं सबसे पहले वही उनसे अलग हो जाएंगे। ये संभव है ही नहीं, और ये संभव नहीं है, ये प्रधानमंत्री सबसे पहले और सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो इसको हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव में बस जुमलों की बात करनी है, उनको दिखाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में जो हिंदुओं के बीच में लिटरेसी रेट है, वो वैसे तो भारत की लिटरेसी 2011 की जनगणना के हिसाब से 66% है। वो भी जो है वो जानते हैं कि हकीकत में जो लिटरेसी है वो 30-40% है। लोग समझ नहीं पाएंगे हमारी बात को, इतना नहीं समझेंगे, और उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है, उन्होंने अर्बन नक्सल की जो बात कही है बुसरा जी, अरे भाई, नक्सलवाद कहां से शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी एक गांव है, अगर उसके इतिहास में आप जाइए तो नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई? जो लोग बेरोजगार थे, जो लोग खेतीहर बिना खेत वाले मजदूर थे, जो खेतों में काम करते थे जमींदारों के यहाँ, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए विद्रोह कर दिया। और वो जो नक्सलवाद था, जो लोगों ने विद्रोह किया, उसमें पश्चिम बंगाल में खूब बवाल हुआ। बाद में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और बंगाल में कम से कम गरीबों की स्थिति उत्तर भारत के लोगों की तरह नहीं है। केरला में बहुत सारे काम हुए, दक्षिण में काम हुए। तो ये नक्सलवाद को आप गाली दे रहे हो, बहुत सारे लोग तो संघवाद को भी गाली देते हैं।
वो तो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग तो कहते हैं इस देश में, विपक्षी कहता है कि इन्होंने झंडे को कभी नहीं फहराया, ये मनुस्मृति के हिसाब से संविधान बनाना चाहते थे। ये 53 साल तक इन्होंने झंडे को नहीं फहराया, तिरंगे को नहीं मानते थे, कहते थे भगवे रंग का कलर का होना चाहिए। ये देश का स्वतंत्रता जी आंदोलन में इन्होंने हिस्सेदारी नहीं की, इन्होंने विरोध किया। मैं एक एक करके बुसरा जी बता देता हूँ। इन्होंने गुजरात मॉडल की बात की। ये जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, सबसे बोगस मॉडल है। अभी आपको मालूम होगा कि अभी 5 साल से एक नकली कोर्ट चल रही थी, एक जज पकड़ाया है, उसने कई जजमेंट दे दिए हैं। ईडी का ऑफिसर पकड़ा है, आपको मालूम होगा 2-3 साल पहले कश्मीर से एक ऑफिसर पकड़ाया था, जो वहां गृह मिनिस्ट्री, मैंने क्षमा करेगा, होम मिनिस्ट्री का पेपर लेके घूम रहा था। वो सारे आर्मी बेस और सारी चीजों को घूम के चला है, बाद में पता चला कि वो नकली ऑफिसर है, उसको पकड़ा गया। ये सब गुजरात, मैंने गुजरात का मॉडल है, समझ रहे हैं आप? गुजरात के मॉडल पे हम जी लोग लंबा बात करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने बात की है ना किसान सम्मान निधि की। इस दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ इस देश में, दुनिया का 732 किसान मर गए खुसरा जी। 1 साल से ज्यादा वो आंदोलन चला। 3 मांगे थे किसानों की। किसानों को आप जानते हैं 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देते हैं। अगर आप उसको जोड़ेंगी तो प्रतिदिन 17 रुपए आता है। 17 रुपए में दिल्ली में एक चाय नहीं मिलती है। यही किसानों का सम्मान है इस देश में। किसान मांग क्या रहे थे? बस 3 मांगे थी उनके उस बड़े, उतने बड़े आंदोलन में। क्या मांगे थी? इन्होंने ये किया था कि किसानों के जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोड्यूस हैं, उसकी खरीदारी मंडी के बाहर भी हो सकती है और बिक्री भी हो सकती है। उससे किसानों ने कहा कि ये कोई भी लोग जो इस तरह की चीजें होंगी तो मंडी के बाहर रेगुलेट करने लगेंगे, मंडी का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, किसानों का शोषण होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, माने किसानों के मतलब बेसिकली खेतों को लिया जाएगा और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा और उन पर खेती होगी और उनको पैसा दिया जाएगा। अब सोचिए कि इस देश में 85% किसान जो है वो छोटी जोत के किसान है, उनके पास 4 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ से नीचे वाले हैं। वो किसान, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, उनको जो फेलियर हो जाती है क्रॉप की, पानी ज्यादा पड़ जाता है, पानी नहीं पड़ता है, फसल बर्बाद हो जाती है और कंपनी उनको पैसा नहीं देती है, वो जिला कोर्ट में अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। स्टेट में क्या लड़ेंगे, सेक्टर में क्या लड़ेंगे? तीसरी जो उनकी जी डिमांड थी कि किसानों को एमएसपी दी जाए। अब इन्होंने क्या किया, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड थी किसानों की। तीसरी जो मांग थी उसमें यह था कि जो भारत सरकार ने कुछ कुछ चीजों को एक एक्ट बना के उसको मैंने उनको नेसेसरी कमोडिटीज में रखा हुआ है। उसमें आलू है, प्याज है, कुछ अनाज है, से उसको निकालना चाहते थे। उसको अगर निकाल देते तो उस पर कंट्रोल करके व्यापारी अपने हिसाब से, प्राइवेट प्लेयर्स उसको मैंने मोनोपोली बना के उसको बेचते। इसी 3 चीजों का विरोध कर रहे थे किसान। कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं उनकी डिमांड थी। 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला, 732 लोगों की जान ली। किसने ली, इसका भी जवाब हमको जानने की जरूरत है। ये बात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कर रहे हैं, ये तमाम बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि नाथूराम गोडसे के साथ हैं या गांधी के साथ हैं। ये तो बात बतानी चाहिए ना। आप सबके साथ तो नहीं हो सकते हो। अब एक बात के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ बुसरा जी। ये अभी मुस्लिम देशों जी में गए थे, कतर गए थे। कतर गए तो उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान बदल रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उसके अगले दिन बयान आया हेमंत विश्व शर्मा का, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका अगले दिन बयान आया प्रधानमंत्री के। वो कहते हैं कि आसाम में मछली मियाँ जी लोगों से नहीं खरीदना है, क्योंकि वो मछलियों के पालन में यूरिया का उपयोग करते हैं। अभी 3 दिन पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने यह बयान दिया कि ये जो बाबर के लोग हैं, इनको लात मार मार के हम इस देश से बाहर निकाल देंगे। ये एक चीफ मिनिस्टर का बयान है। पता नहीं चुनाव आयोग कहाँ है, पता नहीं, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं चलता है कि वो कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं। एक उनका केंद्रीय मंत्री कहता है दिल्ली में दंगे होते हैं, उसमें वो बयान देता है, आज तक कार्रवाई नहीं उस पर। वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, डांट डांट डांट। ये लेवल है। और प्रधानमंत्री, तो जानिए इस बात को कि कहने के लिए कुछ और है और हकीकत में कुछ और है। ये पूरा का पूरा रेटरिक है, जुमलेबाजी है। जी, बिल्कुल। और ये ज़ाहिर-सी बात है, सरकार जुमलेबाज़ सरकार के तौर पर मशहूर भी हो गई है। और इस बीच में इस साथ गिरीश जोशी जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना-माना चेहरा है। गिरीश जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप पहली बार आज मेरे साथ जुड़े हैं। और मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जो नरेंद्र मोदी का भाषण गुजरात में था, उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी पहली टिप्पणी। और उसके साथ-साथ क्या आपको लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन की स्थिति है कि क्या किस चीज पर रहा जाए? कटेंगे बटेंगे वाली बात पर रहा जाए,
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर रहा जाए, या फिर जातियों के आधार पर बांटा जा रहा है, ये तमाम बातें कही जाए। क्योंकि बात तो फिर वही कर रहे हैं, अर्बन नक्सल की बात की उन्होंने, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, 370 पर पीठ थपथपाई, और यही तमाम चीजें वो करते हुए नजर आए। तो क्या आज उन्होंने एक तरह से आज के मौके को लेते हुए उन्होंने एक चुनावी टोन जो है, राजनीतिक टोन अपनी सेट की है? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? गिरीश जी, गिरीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, और मैं अपनी टीम को कहूंगी कि जरा उनसे बात करें, और उनसे बात करके, क्योंकि पहली बार जुड़े हैं, हो सकता है उनको कोई तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो एक बार उनसे बात करें। और इस बीच जो आज नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने आने वाले जो चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड, संदीप जी, उसकी कहीं ना कहीं चुनावी टोन जो है वो सेट करने की भी कोशिश की, इसलिए वो बिरसा मुंडा की बात करना नहीं भूले, इसलिए वो महाराष्ट्र की बात करना नहीं भूले। जाहिर सी बात है अब उनके जहन में सब कुछ रहेगा। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो बात करते हैं, उसके लिए गुजरात में जाकर पूरा कार्यक्रम होता है, लेकिन वो देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की का जिक्र नहीं करते उनके पुण्यतिथि पर। तो ये सब भी एक तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आज का जो भाषण नरेंद्र मोदी का था, वो क्या उन्होंने चुनावी टोन जो है वो सेट किया, और क्या इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम नरेंद्र मोदी के भाषण देखेंगे, या फिर आपको लगता है कि जो लोकसभा में हमने देखा, कांग्रेस को जो जिस तरह से वो कोसते हैं, जो उनके सांप्रदायिक भाषण होते हैं, 80-20 की वो बात करते हैं, कपड़ों से पहचानने की वो बात करते हैं, जातियों पर बंटने की वो बात करते हैं, वो सब हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, खासतौर पर महाराष्ट्र में? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, अब भी आपकी आवाज आ रही है। जी, जी, ये चुनावी भाषण ही था पूरा। और उन्होंने चुनाव के लिए ही भाषण दिया है, उनकी जन्म जयंती को में चुनावी भाषण दिया है। वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो बात कही, आपने सही कहा कि 370 तो जब कश्मीर राज्य बना था, उसी समय लगा दी गई थी। और ये सही है कि भारत के संविधान के साथ ही उसकी शुरुआत हुई थी। हम सभी जानते हैं, इतने इतिहास को तो हमने सभी पढ़ा है कि हरि सिंह वहां के राजा थे, पाकिस्तान की मिलिशिया ने वहां आक्रमण किया और उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। फिर उन्हीं शर्तों पे कश्मीर का विलय हुआ भारत के साथ, और उसमें कई शर्तें ऐसी थी जैसे उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, स्पेशल फ्लैग होगा, और उनका जो ऑटोनॉमी होगी इंटरनल मैटर्स पे होगी, और भारत की कुछ चीजें होंगी। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री सारे मामलों को गड्ढ-मड्ढ करते हैं, गड्ढ-मड्ढ करते हैं, और वो चाहते हैं कि वोटर्स कंफ्यूज रहें, और वो अपने हिसाब से अपने नैरेटिव को, चाहे वो उनकी मीडिया हो, चाहे वो उनका सिस्टम हो, उससे वो फैलाएं। तो मामला यही है कि ये जो पूरा का पूरा उनका भाषण है, ये पूरा चुनावी भाषण है। चाहे वो अर्बन नक्सल का जिक्र हो, वो ये नहीं बताएंगे कि उमर खालिद की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें एक भी सुनवाई क्यों नहीं हुई। भारत के लॉ एंड ऑर्डर पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि भारत की कानून व्यवस्था कैसे चल रही है। आपने सही कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि क्यों नहीं बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला राज्य है मणिपुर, और वहां पैरेलल एक युद्ध चल रहा है। दो कम्युनिटी में एक जबरदस्त कुकी-जो और मैतेई संप्रदाय में वहां जबरदस्त पिछले 1.5 सालों से युद्ध चल रहा है। उसके बारे में नहीं प्रधानमंत्री गए हैं वहां तक, आज तक उनके पास समय नहीं मिला, वो जा नहीं पाए, लेकिन वो ये कभी उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। वहां उनकी ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हटाने की मांग चल रही है, उन पर कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया आज तक। कितने लोग मारे जा चुके हैं, तो क्या जो वहां के क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं उनको मतलब कि उनका कत्लेआम चलता रहेगा और प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? माने इस देश में हिंदू मुसलमान तो नैरेटिव सबसे प्रमुख है। दूसरा जो सिख माइनॉरिटी थी, उसने भी जब वो किसान आंदोलन में सामने आ गई तो उसको भी खालिस्तानी कहा जाने लगा। क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो बड़ा वोट बैंक नहीं है, उसका भी कत्लेआम चल रहा है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कि जिनके वोट बैंकों का कोई मायने नहीं है इनके लिए, उनकी जिंदगियों का कोई मतलब नहीं है, तो फिर कटेंगे बटेंगे का क्या मतलब है? मैंने अब इसीलिए विपक्ष ने, अमोल कोल्हे ने कहना शुरू किया है, या पूरे विपक्ष ने कहना शुरू किया है कि ना कटेंगे ना बटेंगे। और यही सही बात है कि भारत का अस्तित्व जो रहा है सदियों से,
सदियों से वो क्या डॉक्टर संदीप भारत आपको में लग रहा है ये नारा उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से चाहे अखिलेश बिल्कुल यादव की बात करें हम उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने कहा है न कटेंगे न बटेंगे, और उसके बाद उन्होंने एक और लाइन उसमें जोड़ी है, और चाहे अब हम महाराष्ट्र में देखें, क्या आपको लग रहा है ये नारा उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जमीन पर उसका असर नहीं हो रहा है, और इसीलिए एक तरह से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे नारे पर? जी जी, मैं दो तीन चीजें जोड़ देता हूँ एकदम। ये पहले तो एक लाइन में आपका उत्तर कि ये नारा एकदम नहीं काम कर रहा है, इसीलिए इनमें हताशा है। और इन्होंने कोशिश की महाराष्ट्र में कोल्हापुर में विशालगढ़ एक फोर्ट है, वहां हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। फिर इन्होंने जो कोंकण का एरिया है वहां गणेश मूर्ति के विसर्जन में इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, नहीं हुआ। महाराष्ट्र में मुसलमान बनाम आदिवासी करना चाहते हैं, 7 जिलों में आदिवासियों की मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, ये चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जब देश में मुगल शासन था तब तो हिंदू कटे ही नहीं। ध्यान रखिएगा, जब मुगलों का शासन था तब तो हिंदुओं को काटा ही नहीं गया, तो अब क्या काटा जाएगा? अब क्या वो कटेंगे और बटेंगे? इसलिए हिंदू अब इतने समझदार हैं कि उनको मालूम है कि कुछ हिंदू, चाहे वो ओबीसी हिंदू हो, चाहे वो एससी हिंदू हो, चाहे वो एसटी हिंदू हो, वो कावड़ उठाने के लिए नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, बुथरा जी ध्यान रखिएगा, इसी उत्तर प्रदेश में 2018 में प्राइमरी टीचर्स अपॉइंटमेंट हुआ, और उसमें 2018 में एडवर्टीजमेंट आया, 2019 मई में एग्जामिनेशन हुआ और रिजल्ट आया, और उसके बाद एससी और ओबीसी के लड़कों ने जबरदस्त आंदोलन शुरू किया, और लड़कों ने कहा कि बेईमानी हुई है। लड़के एनसीबीसी गए, एनसीबीसी ने कहा कि पेपर के आधार पर कि पूरी बेईमानी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि इस लिस्ट को सुधारिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लड़के चले गए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा पूरी बेईमानी है, आप इसको पूरा निरस्त करिए, और या तो लिस्ट को सुधारिए या निरस्त करिए। इन्होंने लिस्ट को सुधारा और 6600 और लड़कों को जो एससी और ओबीसी थे उनको जोड़ा, और उसके बाद फिर भी उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, और ओबीसी और एससी के बच्चे डबल बेंच में गए। डबल बेंच ने कहा कि इनको आप जो है इस लिस्ट को निरस्त करिए और फिर से दूसरी लिस्ट जारी करिए। अब देखिए, उन 6600 बच्चों की जगह पर इनके समर्थन मैंने अपर कास्ट के लड़के वहां नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने शादियां कर ली, दहेज ले लिया, अब ये कह रहे हैं कि उनको नौकरी से निकाल दे। फिर उनको वो लड़के जो नौकरी कर रहे हैं इनकी जगह पे गलत ढंग से, वो कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट। 5 साल से एससी और ओबीसी के लड़के लड़ रहे हैं, यही इनका कटेगा और बटेगा है। ये पहले खुद काट रहे हैं और बांट रहे हैं, तो इतना अब ओबीसी के लोग यूपी में कटने और बटने वाले नहीं है, नॉर्थ इंडिया में कटने और बटने वाले नहीं है। और हर मैंने ये गुजरात का समाज नहीं है कि यहाँ सफल हो जाएंगे, ये लंबे समय तक इस तरह से नहीं चल सकता है। तो यहां मैंने आपको एक क्लासिक एग्जांपल दिया उत्तर प्रदेश में कि जब नौकरी की बात आती है तो ओबीसी और एससी जो है वो शूद्र हो जाता है और दलित हो जाता है, और उसका कोई समाज में अस्तित्व नहीं है। जब इनको वोट चाहिए तब वो हिंदू हो जाता है, जब इनको मतलब इनको कुछ काम है तो उसको आगे करेंगे, उससे कांवड़ ढुलवाएंगे, उसको धर्म में प्रयोग करेंगे, उसका यूज करेंगे और उसका शोषण करेंगे। ये नहीं चलने वाला है अब, क्योंकि जनता 10 साल के शासन में इस बात को पूरा नहीं समझी है तो कम से कम कुछ तो समझ गई है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ इस बीच गिरीश जी भी जुड़ गए। गिरीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गिरीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बहुत स्वागत आपका। और आज शायद कुछ मेरी आवाज आ रही है आपको? पहली बार जुड़ रहे हैं जी, कुछ शायद परेशानी हुई, माफी उसके लिए। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये कि नरेंद्र मोदी के आज के भाषण को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि बटेंगे कटेंगे से यू टर्न वो ले रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये नारा उनको लग रहा है जमीन पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसीलिए अब वो एकता की बात कर रहे हैं? एकता, अब वो उनकी कौन सी एकता है उसको पूछा जाए, जिसमें वो कह रहे हैं कि जातियों पर बांटने की बात जो है वो विपक्ष कर रहा है, वो अर्बन नक्सल हैं, वो देश को बांट रहे हैं, और खुद वो कह रहे हैं कि वो क्योंकि एकता की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो 80-20 कपड़ों से पहचान कर शमशान कब्रिस्तान करके आखिर कौन सी वो एकता की बात कर रहे हैं? और क्या ये नारा उनको लग रहा है कि जमीन पर अब काम नहीं कर रहा है क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसीलिए एक तरह से अब उसको सॉफ्टन करने की कोशिश है? तो जी देखिए, पहले तो मोदी जी का जो लेक्चर है ये मल्टी डायमेंशनल टेंशन में है। अभी आप देखिए 5 दिन में चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और उनके पास 5 ऐसे जजमेंट्स पेंडिंग है जो उनको डिलीवर करना है। उसमें एक मदरसा एजुकेशन का बिल है, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का है, दिल्ली फॉरेस्ट एक्ट है,
तो ये जो है, ये अभी इनको डिस्टर्ब करने वाले जो एक्ट्स है, उनको नहीं पता है कि क्या होगा। शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अगर सेटिंग करी हो तो ये मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो इनके पास टेंशन है, दैट इज द एटमॉस्फियर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स में जो मूवमेंट हो रही है उसमें ये बिल्कुल अनरिटन एग्रीमेंट हो गया है कि बॉर्डर डिस्प्यूट पे कोई बात नहीं होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, लोगों में बात करनी होगी कैसे। तो ये इनका जो पूरा बोलने का अंदाज है, ये इन्होंने सारे सारे छोटे मुद्दों पे बात को लेकर छोड़ दिया है। अभी आप देखिए, वो कटेंगे तो बतेंगे नहीं, लेकिन वो एकता की बात कर रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे हिंदुस्तान में लागू इन लोगों ने कराया। क्योंकि 370 निकालने के बाद जम्मू कश्मीर भी अभी भारत के संविधान के अंदर आ गया, और पहली बार उधर के चीफ मिनिस्टर ने भारत के संविधान की शपथ ली है। ये नैरेटिव्स, ये ब्रेन वॉश या थोड़ा सा लोगों को मिसगाइड करने का जो इनका प्रोग्राम है, इसी पे ही चल रहा है। इन्होंने विकास और एकता की बात रिपीटेडली करी है, लेकिन इन लोगों ने जो बाहर चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हो रहा है, आपका अमेरिकन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट जो चाइना से विड्रॉ हुआ, वो आप इंडिया में लाने वाली बात कर रहे थे, क्योंकि आपने मेक इन इंडिया की बात करी। लेकिन वो मेजर सारी कंपनीज आपकी वियतनाम चली गई, साउथ कोरिया चली गई है, कंबोडिया चली गई है, मलेशिया चली गई। तो ये सब क्वेश्चन, लेकिन अभी उनको जानना पड़ेगा कि हमने बहुत विकास किया, क्योंकि विकास के मुद्दों पे अगर आएंगे तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन भी उनको ध्यान में रखना है। आरएसएस ने जो स्टेटमेंट करे उसको भी थोड़ा सपोर्ट करके नेगेटिवेट करना है। वहां पे प्रेशर इनके ऊपर महाराष्ट्र इलेक्शन का भी है, झारखंड का भी है। तो अभी ये बहुत ही न्यूट्रल टर्म की बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग नहीं बांट रहे, ये लोग बांट रहे हैं। और वो तो, लेकिन अब इनका जो नैरेटिव ये 10 साल से चला रहे, उसको लोग मानने वाले नहीं है। तो ये 10 इयर्स का जो वन नेशन, इनका जो ओरिजिनल प्रोग्राम बाकी था, वो वन नेशन वन इलेक्शन की इन्होंने बात छेड़ दी। वन नेशन वन राशन कार्ड, अब वो क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने धीरे धीरे के आधार से उसको लिंक कर दिया कि अभी देखिए आधार है, वो वन नेशन वन आइडेंटिफिकेशन में हमने कर ही दिया है, तो वो हमने पब्लिक की भलाई के लिए किया है। और अब देखिए बहुत ही स्मार्टली उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है कि हमने आयुष्मान भारत बनाया, उसमें कोई जाति भेद नहीं है, उसमें छोटे बड़े माइनॉरिटी सब उसका फायदा ले रहे हैं, एजुकेशन में ले रहे हैं। तो आपने कौन सा ऐसा रिफॉर्म कर दिया? आपके जो बिल्स बाकी है जो पार्लियामेंट में आपको पास कराने, नजर आपकी उस पर है। तो ये अभी कंफ्यूज स्टेट में ये है, तो इन्होंने बहुत ही एक न्यूट्रल सी बात करके, और एक हिडन आप इनका प्रोग्राम देखिए कि इन्होंने मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स यूज किए हैं। जो मैसेज इनके आने वाली ब्रिक्स कमेटी में, वहां जाके भी ये इसको एनकैश कर, ये जानबूझ के जो इंटरनेशनल अफेक्टिंग वर्ड्स थे वो इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, वो नॉर्मली नहीं बोलते। तो इनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। मोदी जी कभी भी एक एजेंडा से बात नहीं करते, वो मल्टीपल उनके डायमेंशंस होते हैं बात करने का। तो उन्होंने इधर ब्रिक्स को भी मैसेज दिया कि अगली मीटिंग में हम क्या करेंगे, फिर दूसरा G20 की भी मीटिंग हो रही है, तो इंटरनेशनली। और उन्होंने कंक्लूडिंग ये बहुत अपना जो कार्ड था वो प्ले कर लिया कि आज पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरफ एक बहुत ही अच्छे रोल की नजर में देख रहा है, एक प्रोग्रेसिव देश के सामने देख रहा है, तो उनको जरूरत पड़ेगी। तो आज वो फैक्ट तो ये है कि आपको आज ही सुबह का स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का, कि उन्होंने बोला कि भाई हिंदुस्तान को एक चीज याद रखनी चाहिए कि हम सिक्किम या हम मिजोरम नहीं है, भूटान नहीं है, क्योंकि वो भूटान और जो नेपाल में आप कर रहे थे वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। उन्होंने सिस्टम्स बैंड करी है। तो ये लाउड एंड क्लियर है कि हो कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में उन्होंने कुछ टच नहीं किया है, क्योंकि वहां की सिचुएशन इतनी लिक्विड है कि वो डिस्टर्ब करेंगे, तो ये इमीडिएट मौका उठा लेंगे महाविकास अघाड़ी वाले। तो आप वो बिल्कुल उन्होंने जो करा है, वो प्लेटफॉर्म भी गुजरात प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा लगे और पब्लिक में ये मैसेज जाए कि अभी भी मोदी जी के चाहने वाले बहुत है। जी असरा जी, लेकिन आपको ये नहीं लगा जोशी जी की कहीं ना कहीं फिर से महाराष्ट्र का इलेक्शन है, आप गुजरात में जा रहे हैं, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, लेकिन आप इंदिरा गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या जो गुजराती अस्मिता, मराठी और अस्मिता जो है, वो गुजराती सारे बिजनेस वहां पर जा रहा है, इस तरह की बातें जो लगातार वहां पर पहले से ही महाविकास अघाड़ी उठा रहा है, उसको और बल नहीं मिलेगा? इस सब चीज से वो एक तरह से दिखाएंगे नहीं कि देखिए हर चीज जाकर वहीं पर ही करते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन गुजरात से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और दूसरा, क्या इस भाषण में विपक्ष के लिए भी कोई मैसेजिंग है आने वाले इलेक्शन को लेकर?
तो ऐसे ऑपोजिशन को मैसेज की बजाय तो बहुत अच्छे मुद्दे हैं उठाने के लिए। उन्होंने जो इकोनॉमिक फोरम पे बात करनी थी, बहुत बड़ा सेंटीमेंट महाराष्ट्र में यही है कि आपने सारे इन्वेस्टमेंट उठा के गुजरात में आप क्यों ले गए, उसका इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन वो घूम फिर के इनके पास जो थोड़े बहुत कार्ड है उसी को खेल रहे हैं कि हमने जो भी विकास की स्कीमें करी है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें सारे उससे बेनिफिशियल होते हैं। आयुष्मान में मेडिकल बेनिफिट हम दे रहे हैं, तो ये अभी उस महाराष्ट्र को छेड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सिचुएशन रोज चेंज हो रही है। आप देखिए ये लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हरियाणा के बाद सोच रहे थे कि यही मोडस ऑपरेंडी शायद आपकी महाराष्ट्र में चले, लेकिन डिफरेंस है, आपका गुजरात में चल गया क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल प्रेफरेंस होता था, हरियाणा में चल गया क्योंकि वहां पे जातिवाद बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन महाराष्ट्र में गड़बड़ी है कि वहां पे महाराष्ट्र अस्मिता की जहां बात आ जाएगी वहां पे मराठी मुस्लिम, मराठी SC ST मराठी सारे एक हो जाते हैं। जी तो ये देखना पड़ेगा कि वहां पे कितना, तो ये इन्होंने स्मार्टली बहुत ही चीजों को आधे में छोड़ दिया है। अब ये नेक्स्ट विजिट अगर करते हैं तो इस चीज को वो कैसे डाइवर्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स इनके लेक्चर के बाद जो हम ओपिनियन पढ़ रहे थे उसमें देयर वाज वेरी वेरी नेगेटिव ट्रोलिंग कि भाई ये पब्लिक उसी चीज को समझ रही है कि आप मूल मुद्दे की बात करिए। आपके अगर 25 लाख आदमी हिंदुस्तान छोड़ के चले गए हैं फॉरेन में और उसमें मैक्सिमम गुजराती है, और अभी जो आपने किया है कनाडा के साथ जो बिहेवियर, उसमें जो वहां से आदमी पास से वापस आ रहे हैं, तो ये भी तो आपको आंसरेबल होगा विद इन 15-20 डेज। तो सिचुएशन बहुत कम्बरसम है, और ऊपर से RSS भी बहुत ही उनको बिल्कुल गले से पकड़ के बैठी, वो तय भी नहीं कर रहे कि चीफ कौन होगा। तो ये आप देखिए डिस्टर्बेंस यूपी से भी आ रहा है, डिस्टर्बेंस हरियाणा से भी आ रहा है, क्योंकि वहां पे भी शायद वो 99% वाला प्रॉब्लम शायद सुप्रीम कोर्ट में जाए। और इनकी जो रिलायबिलिटी चल रही है लीगल सेक्शन में से कि भाई चंद्रचूड़ जाते जाते कहीं इनको बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं कर देंगे, क्योंकि ज्यादा चंद्रचूड़ जी भी बहुत बड़ा ट्रोलिंग का सब्जेक्ट हो गए। तो ये बहुत ही कंफ्यूज स्टेट है। तो मैं समझता हूं इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है कि थोड़ा बहुत छोड़ के यहां से निकले, नहीं तो दिस इज नॉट द वे। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि ब्रिक्स की नेक्स्ट मीटिंग में जो भी इनको मैसेज देना है, चाइना और रशिया ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई हमको रीजनल कोई डिस्प्यूट्स नहीं चाहिए, और फर्स्ट स्टेप उन्होंने लेके दिखा भी दिया कि भाई हम लोगों ने डिसएंगेजमेंट किया। तो दिस इज अ वेरी टफ थिंग नाउ। इंडिया को अपना रवैया पूरा चेंज करना पड़ेगा। जो आपने विश्व गुरु बन के और जो आप आदमियों का ये जो इनका जो एक्सटॉर्शन वाला हैबिट था, माफिया का जो अरेंजमेंट था काम करने का, वो अब शायद ज्यादा नहीं चलेगा। तो इनको जो अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये पहला लेक्चर था जहां पे वो शायद कुछ मार्क्स गेन कर पाए निकलने का, लेकिन उसमें से कब तक बच पाते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन में जाना तो पड़ेगा इनको। जी जी बिल्कुल, महाराष्ट्र इलेक्शन में तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर संदीप, और हरियाणा इलेक्शन में भी बचकर निकले। 4 रैलियां की, 4 में भी कोई रोड शो नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कोई रोड शो नहीं किया इलेक्शन के दौरान, मतलब इससे ज्यादा ताज्जुब की बात क्या होगी। और उन रैलियों में भी 20 से 22 कैंडिडेट्स के लिए एक साथ किया, उसमें चंद हजार की भीड़ थी, पुलिस वाले उनसे ज्यादा नजर आ रहे थे, कार्यकर्ता भी नहीं थे। अब वो बहुत बातें कह सकते हैं क्योंकि वहां पर वो जीत गए, किस वजह से जीते सबको पता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से नहीं जीते ये भी सबको पता है। और वही चेहरा क्या महाराष्ट्र में काम करेगा, क्या वही चेहरा झारखंड में काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर आपको लग रहा है कि जो लोकल चेहरे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे सही या देवेंद्र फडणवीस सही, उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा और यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि अभी भी वो हम देखें तो वो बचते हुए ही नजर आ रहे हैं। ये जो भाषण उन्होंने दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे कहा जाए कि वो महाराष्ट्र का चुनाव अब इस तरह से शायद लड़ा जाएगा। जी मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हरियाणा के चुनाव में बच के निकल नहीं गए प्रधानमंत्री, कांग्रेस के लोगों ने उनको बचा दिया। बचाने का मतलब कि कांग्रेस की जो नीतियां थी पार्टी के भीतर की, उसकी वजह से वो बच के निकल गए। वो जीते नहीं है, अभी भी वो जीत नहीं है, क्योंकि उनको 39.80% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 39.08 मैंने 0.80 का 88 मिला था, 0.80 का फर्क है। तो उसमें जो सीटों का फर्क है 7 और उधर मुझे लगता है 11 सीटें हैं या 10-11 सीटें हैं। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रंग था, जो जनता के मन में उनके प्रति जो एक भाव था ना, वो 4 जून 2024 को ही उतर गया है और वो नीचे ढलान पे है। बुसरा जी, वो उनके जाने से अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही एकनाथ शिंदे से फर्क पड़ेगा, ना ही देवेंद्र फडणवीस से फर्क पड़ेगा।
महाराष्ट्र में लड़ाई जो है वो जितना चुनाव नजदीक आ रहा है वो एमवीए की तरफ बढ़ती जा रही है। क्योंकि वो जो गर्मी है चुनाव की वो एमवीए को आगे कर रही है। क्योंकि सही कहा जोशी सॉरी हमारे गिरीश सर ने कि एक्चुअली जो ये मराठी अस्मिता है ना, भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं सब नेशनलिज्म है तो महाराष्ट्र में है। मराठी लोग उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी 5 साल के चुनाव में 3 चीफ मिनिस्टर रहे वहां पे, और जिस चोर दरवाजे से सरकार को गिराया गया था, ये बीजेपी के भी समर्थक को अच्छा नहीं लगा था जो मराठी था। क्योंकि ये जो तरीका है कि पार्टियों को तोड़ दिया जाए, किसकी पार्टी को तोड़ा गया? शरद पवार बहुत बड़े नेता है, मोदी से भी बड़े नेता है, आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो शरद पवार का राजनीतिक करियर है बहुत बड़ा है। किसका हाथ पकड़ के महाराष्ट्र में घुसी थी बीजेपी? शिवसेना। उसी शिवसेना को उसने टुकड़ों में बांट दिया। लोगों ने उसको देखा है और लोगों ने इसको जाना है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने इतना खराब काम नहीं किया कि मराठी आदमी को, व्यक्ति को, हिंदू मुसलमान के लेवल पे वो काम कर रहे थे या वो विकास के अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे थे। सबसे बड़ा मुद्दा धीरे धीरे यही अस्मिता का बनता जा रहा है। जिस तरह से जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, अभी वो एयरबस वाला मामला जो है वो पूरा जोर पकड़े हुए है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को ये दूसरा जो मुद्दा है, ये महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। सारे प्रोजेक्ट्स को आप गुजरात में शिफ्ट कर रहे हो। और जब गुजरात राज्य बना 1960 में, बुसराज जी, उससे पहले ये राज्य नहीं था, महाराष्ट्र में ही था, और वो भाषा के आधार पर राज्य बना। और उस समय बंबई जो था बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। सारे गुजरात के व्यापारी महाराष्ट्र में ही धनी हुए, आगे बढ़े, और फिर बाद में जब गुजरात में तमाम सेंटर्स बढ़े, जैसे सूरत डेवलप हुआ, अहमदाबाद डेवलप हुआ, वो धीरे धीरे शिफ्ट करते गए गुजरात। लेकिन वो सारा जड़ में जो है वो बंबई है। और जिस तरह से मराठी अस्मिता को मतलब एक तरह से यूज कर रहे हैं, उससे लोग सतर्क हो गए हैं। हर वर्ग को लड़ा रहे हैं, ओबीसी को, मराठा को, कुंभी मराठा को, दलितों को, सबको लड़ा रहे हैं, और बस अपनी रोटी सेकने के लिए, ताकि ये सत्ता में रहे कैसे भी और अपना वर्चस्व बनाए रखें, अपना विशेषाधिकार बनाए रखें। अब जनता जो है वो राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के नैरेटिव और मेटाफर से अपने को कनेक्ट कर रही है। राहुल गांधी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, या फिर सिख हिंदू की बात करते हैं, या खालिस्तानी कहते हैं सिखों को, या फिर क्रिश्चियंस को कहते हैं कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, तुम कन्वर्जन कराते हैं। ऐसी कोई बिना आधार की बातें नहीं करते हैं। इस मिट्टी में सभी लोग शामिल हैं और सभी का देश है ये। वो ये कहते हैं कि जो यहाँ बस गया है, जो यहाँ रह रहा है, उसका ये देश है, उसको सम्मान, उसको डिग्निटी, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट वो सब दिलवाएंगे। और वो उसके लिए लड़ते हुए कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं। भले उनके कांग्रेस पार्टी में तमाम अंतर विरोध हो, तमाम दिक्कतें हों, लेकिन उसी बीच में वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा, भारत सामाजिक न्याय यात्रा और भारत के इन वंचित तबकों के सम्मान की लड़ाई को आवाज दे रहे हैं। चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर के गिग वर्कर्स हो, कोई भी हो, वो सबके लिए खड़े हुए दिखते हैं और उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। और ये कोई मैंने इस तरह की मैं अट्रैक्टिव बातें नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। क्योंकि झूठ कितने दिनों तक चल सकता है? आज नहीं कल उसको नीचे जाना ही था, वो नीचे जा रहा है। आप बताइए, मेरा एक सवाल है बस, आप पहले ये स्पष्ट कर दो ना कि नाथूराम गोडसे के साथ हो या गांधी के साथ हो। आप दोनों को कैसे क्लेम कर सकते हो? आप दोनों को कैसे कर सकते हो? आप कहो कि मैं लेफ्टिस्ट भी हूँ, राइटिस्ट भी हूँ, क्या हो? अपनी पहचान तो बताओ ना। आप गांधी को मानते हो या फिर गोडसे को मानते हो? आप सावरकर को भी मानते हो, आप कह दो कि हम गांधी को भी मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। ये केवल बस भारत की जो उत्तर भारत की कम पढ़ी लिखी जनता रह गई है, उसको अपनी मीडिया से मैनेज करने का तरीका है, जो अभी इस चुनाव में काम नहीं करने जा रहा। जी बिल्कुल। और लेकिन फिर भी सियासत तो बांटने की है, चाहे वो हिंदू मुसलमान में बांटे या फिर जातियों में बांटे, लेकिन है तो बांटने की ही सियासत। वो हरियाणा में हो, वो चाहे मणिपुर में हो, या फिर वो पूरे देश में हमें देखने के लिए मिले। जी आप ऐड करिए, फिर गिरीश जी आपके पास आ रही है। जी जी बस एक बात जोड़ दूं बुसरा जी, देखिए बांटने से ना कुछ होना नहीं है, बांटने से केवल और केवल नुकसान होता है। और ये कोई भी जिम्मेदार पॉलिटिक्स इसकी बात कभी नहीं करता है। जो गैर जिम्मेदार हैं, जो आसानी से शॉर्टकट से चाहते हैं चीजों को, उनका कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन ये कोई राजनीति थोड़ा ही है। एक मैं लोहिया का कोट करना चाहता हूं। वो कहा करते थे कि इस देश में राजनीति जो है वो अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। अगर आप धर्म को ही राजनीति, वैसे तो पूरी दुनिया में है,
पूरी दुनिया में, आप देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, लेकिन भारत में अब कोई भी जो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ है वो धर्म को अब अपना टूल बना ले तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन जनता अगर जिम्मेदार रहे, देखिए उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में सबसे पहले केरल में लिटरेसी आ गई, तमिलनाडु भी अच्छी खासी स्थिति में है, वहां इनका नैरेटिव नहीं पकड़ पाता है, कितना भी पैसा खर्च करे, कितना भी मीडिया को मैनेज करे, प्रशासन को मैनेज करे, कुछ भी कर ले, वो नैरेटिव जड़ मैंने पकड़ता ही नहीं है। तो यही वो कारण है, ये जो काऊ बेल्ट है ना, ये जो गोबर पट्टी है, यहाँ ही वो पकड़ता है, इसलिए क्योंकि यहाँ लोगों में वो चेतना नहीं है, वो सांस्कृतिक और वैचारिक चेतना नहीं है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है गिरीश जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है महाराष्ट्र या झारखंड में क्या ये बचने वाली सियासत चलेगी? क्या मराठा वर्सेस ओबीसी कर पाएंगे, जिसकी पूरी कोशिश है, या फिर झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा को पूरा एक तरह से खुली छूट वहां पर दी हुई है और वो लगातार वहां पर हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, क्या उसका असर वहां पर कुछ देखने के लिए मिलेगा? या आपको लगता है कि लोगों के लिए असल मुद्दे, क्योंकि आप कितना बांटेंगे, एक काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और लोगों को रोजी रोजगार चाहिए, उन्हें महंगाई से निजात चाहिए। उन्होंने देख लिया मोदी का शासनकाल, 10 साल उन्होंने महाराष्ट्र में भी देख लिए, उन्होंने 10 साल यहाँ पर भी देख लिया, अब उनको बदलाव चाहिए, या फिर आप उस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? नहीं बुशरा जी, ये एक गलत नैरेटिव इन्होंने खड़ा कर दिया है कि ये इन्होंने बांट दिया है सबको। जब इनके 303 सीटें भी आई थी तभी इनका वोट परसेंटेज तो 47 ही था, तो उस वक्त भी जो 63% जो आपके हिंदू थे उसमें उन्होंने आपके नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं किया था। हिंदू मुस्लिम बांटने, आज भी आप देखिए सोशल मीडिया पे आपको समझ में आ रहा है कि इनका हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव कौन सा ग्रुप चला रहा है, कितना चल रहा है और उसको कितना लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ताना बाना आज का तो है नहीं। इन्होंने, इनका एक बहुत अच्छा षड्यंत्र यही है कि चलो हिंदू मुस्लिम शायद अभी झगड़ रहे हैं, उसके बाद 2 महीने के बाद आके साथ में रहेंगे, लेकिन इनका पर्पस ये सॉल्व होता है कि डर के मारे मुस्लिम्स अगर उस इलाके से निकल जाते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे जो कंफर्म वोट है उनको नहीं मिलने, उनका उन्होंने इलाज कर दिया। कई जगह हम लोगों ने कंप्लेन सुनी थी कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के वोट के लिस्ट में से नाम ही निकल गए थे। तो ये जो इनका इलेक्शन एडजस्टमेंट करने का जो इनका षड्यंत्र होता है, ये इसमें सक्सेसफुल होता है, लेकिन वो आप 63% एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो अभी जो आपका विश्वास था, जैसे आप गलतियां पकड़ के कर लेते हो, ऐसे ही आनंद हेगड़े ने गलती से एक बार बोल दिया कि 404 सीटें दे दो तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। हमने कई प्लेटफॉर्म पे बात करी है, हाँ संविधान बदल देंगे। अब 22 जनवरी 2000 में आप सर्च कर सकते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आर्टिकल लिखा था, आरएसएस द गेम प्लान। वो बहुत क्लियर है, पब्लिक को वो समझने की जरूरत है कि वो 15 साल में क्या करने वाले, इनको 15 साल क्यों चाहिए थे। पहले साल में उन्होंने तय किया था कि ऑपोजिशन को बिल्कुल नाकारा डिक्लेयर करवा देंगे, वो इन्होंने कर दिया। राहुल गांधी पप्पू है, कांग्रेस में कोई है नहीं, आधे आदमी इन्होंने जानबूझ के प्लांट कर दिया कांग्रेस में। तो उन्होंने ऑपोजिशन में मतलब कोई भी नहीं है, मोदी साहब के अलावा हिंदुस्तान में अभी कोई नहीं है, एक ही आपका भगवान है। ये वो 5 साल में वो एस्टेब्लिश कर पाए। नेक्स्ट 5 इयर्स में जो इनका प्लान था कि इंस्टीट्यूशंस में से लोगों का विश्वास उठा दो। पुलिस में से पहले ही विश्वास उठ गया क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होने लगी। सर सब मेजर स्टेट्स में आप देख लीजिए कि पुलिस में से आदमियों का भरोसा उठ गया। लेडीज के केस में एफआईआर नहीं हो रही है, जो आप बता रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबसे ज्यादा तो अभी हालत खराब है लेडीज की। तो वो भी धीरे धीरे इन्होंने इंस्टीट्यूशंस में से भरोसा उठे थे। थर्ड जो प्लान था दैट वाज डेंजरस, कि बाद में ये लोकसभा राज्यसभा डिसॉल्व करके अगर 404 आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 सभा बना देंगे, साधु सभा और न्याय सभा। ये साधु सभा वाले रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को और वही मेंबर बनेंगे राज्यसभा और लोकसभा के। जैसे लेटरल एंट्री अभी हो रही है वैसे लेटरल एंट्री होगी पूरी पार्लियामेंट की। और जो ये रक्षा सभा है दैट विल टेक केयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड डिफेंस। मतलब आप समझ लीजिए कि पुतिन पार्ट 2 शुरू हो जाता या किम जोंग शुरू हो जाता। तो इनका जो ये प्लान था, लेकिन इस धरती पर कभी भी कोई तानाशाह रह नहीं चुका, नहीं रह सका है, ये इतिहास है। तो वो 240 पे आने से इनका सारा प्रोग्राम फेल हो गया, तो अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए। तो जो लोग बड़ी उम्मीद से बैठे थे कि 404 आने के बाद तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा, ये गवर्नर हो जाएगा, ये इतना पैसा बनाएगा, पैसा तो अडानी अंबानी जी दे देंगे, बाकी पब्लिक को क्या करना है, उनको 5 किलो राशन लेना है, खुश रहना है। तो ये पूरा जो गेम प्लान खत्म हो गया है। इस चक्कर में अभी ये समझ रहे हैं कि भाई क्या गड़बड़ हो रही है। और जैसे जन ने बोला कि आप अस्मिता की बात करते हो,
कहीं गलती से मोदी जी ने कभी कह दिया था कि ये शिवाजी महाराज लुटेरे थे, बाद में उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन वो लुटेरे पे बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो आपको पता ही नहीं कि 1664 में 3 महीने तक शिवाजी महाराज सूरत के बाहर खड़े थे। सूरज का एक गुजराती व्यापारी था जो आज का बिल गेट्स माना जाता था उस टाइम पे, वो वीरजी वोरा करके। तो उसने अंग्रेजों को 10,000 रुपया दिया था और मुगलों को 10,000 रुपया उस टाइम पे दिया था। शिवाजी महाराज ने इसको मैसेज भेजा था कि भाई हमको भी दे दो, हमको भी सेना क्रिएट करनी है। तो उन्होंने घस के मना कर दिया था। मना करने के बाद उसने शिवाजी महाराज का इंसल्ट किया था। 3 दिन उसको वार्निंग देने के बाद अंदर गए थे और विथ इंस्ट्रक्शन, ये हिस्ट्री में लिखा है कि भाई कोई लेडीज बच्चों को नहीं छेड़ेगा और हमारी आर्मी का भी कोई छेड़ेगा तो उसको उसी वक्त मार देना, वो उसके कमांडर का ऑर्डर था। तो ये सब लूटने के बाद वो 6,000 किलो सोना ले गए और उसमें से उन्होंने बुर्ज बनाए। उन्होंने अपने मित्रों को नहीं दे दिया था पैसा, उन्होंने बुर्ज बनाए जो आज भी अवैध है, वो नहीं जीत सकते। तो ये हिस्ट्री से इनको सीखना। तो वो महाराष्ट्र अस्मिता को अगर आप छेड़ोगे तो उस वक्त आपका ओबीसी मुस्लिम कार्ड कुछ काम नहीं आएगा। एवरीथिंग विल गो टुगेदर और आप मुंह की खाओगे, ये हकीकत है, आप देख लेना। जी, तो आगे फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे सवाल मेरा, तो फिर आगे आप क्या नैरेटिव सेट होता हुआ देख रहे हैं क्रिश जी? फिर ये महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव आखिर फिर किन मुद्दों पर लड़ा जाना है? क्या इस बार नैरेटिव विपक्ष सेट करेगा जैसे लोकसभा में उसने सेट किया, और मोदी जी सिर्फ जवाब देते हुए नजर आ रहे थे? इतना तो हम ये देखें, मैनिफेस्टो कहीं कभी डिस्कस नहीं हुआ जितना डिस्कस जो है हमने होता हुआ लोकसभा में देखा। और पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन ही नरेंद्र मोदी का वो उनके मैनिफेस्टो पर था, कांग्रेस के। और अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं आया है, महाराष्ट्र झारखंड में इंतजार है। लेकिन फिर भी इस चुनाव के मुद्दों को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह की मायूसी है हरियाणा के चुनाव के बाद, और लोगों को ये लगता है कि होगा तो वही चाहेंगे जो ये। तो क्या ऐसा ही होगा? ये मायूसी को कैसे खत्म करें लोगों की, जो लगातार लोगों के जहन में पल रही है? आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी जी। नहीं, एक चीज आप देख लीजिए, बहुत सिंपल एंड क्लियर है कि ये लोग जो भी गेरीमेंडरिंग कर पाते हैं, गेरीमेंडरिंग इज द गेम दैट वो इलेक्शन में अपना पोर्शन डिलिमिटेशन करके खेलते हैं, वो वहीं पे शक्य होता है जहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ होता है। ये वेस्ट बंगाल में क्यों कुछ नहीं कर पाए? तो अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ नहीं है तो महाराष्ट्र में यही दिक्कत पड़ेगी कि वो आपका चीफ मिनिस्टर आपने खरीद के बिठा दिया है, लेकिन आज भी वहां पे 85% स्टाफ और जो ब्यूरोक्रेट्स है वो उद्धव ठाकरे जी के साथ है। तो मैं नहीं समझता। ऊपर से शरद पवार जो बैठे हुए हैं, ही इज द मोस्ट श्रूड पॉलिटिशियन, और दिक्कत यह कि उन्होंने सबको साथ में लेके विकास किया हुआ है। तो आज भी जो उनके टर्म के जो रिक्रूट किए हुए ऑफिसर्स हैं, या उद्धव ठाकरे का जो परसेप्शन है, एक पर्सनल इनकी जो इमेज है, उसको इन्होंने गलत किया। आप वही बोलते हैं कि जब आपको अजीत को ही बिठाना था एज ए सीएम, तो फिर उद्धव जी के साथ चलने में आपको क्या दिक्कत थी? तो ये मतलब नैरेटिव इनका जो फेल हो गया, इन्होंने पूरा जो गेम प्लान बहुत बड़ा करा था। अब इसमें सोशल मीडिया पर वी डोंट हेजिटेट टू टेल कि देखिए ये जो अभी नया एक सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, इनको पता है कि शायद महाराष्ट्र हमारे हाथ से जा रहा है, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर खड़ा किया, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। ये दाऊद का वॉइड फील करके, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, सत्ता से कोई मतलब नहीं है। तो ये होगा कि अगर उद्धव जी राज करेंगे तो पैसे का उगाई लॉरेंस करेगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री तो पूरी बॉम्बे में प्लेस्ड है। तो हम तो ओपनली बोल रहे हैं कि इन्होंने एक पार्ट 2 खड़ा कर दिया है कि भाई चलो राज आप करना, लेकिन पैसा तो हमारा आदमी उगाई करेगा। नहीं तो रातों रात जिस बच्चे को कोई जानता नहीं है उसको आपने इंटरनेशनल डॉन बना दिया। आज तो ऐसा लग रहा है कि वो तो दाऊद से भी बहुत बड़ा इंटरनेशनल डॉन है। तो ये जो डर्टी गेम्स कर रहे हैं, आप इतना ही अगर पाक साफ हो तो आप कनाडा के एलिगेशन पे जवाब दे दो, अमेरिका के एलिगेशन पे जवाब दे दो। आप कर क्या रहे हो? आपने आज ये जो बता रहे हैं कि रॉ का ऑपरेशन करके वो कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि रॉ का ऑपरेशन तो इनका भीष्म पितामह 1956 तक करता रहा, जिसका नाम रामनाथ काऊ था, और उसने जितने ऑपरेशंस करे वो आज भी पब्लिक को नहीं पता चल रहा है। तो आप ऐसे बता रहे हो कि भाई हम लोग कर रहे हैं। आपने डिफेंस को भी अपनी तरफ से यूज किया, आर्मी को भी यूज कर रहे हो। बीएसएफ में आपके सीआरपीएफ के जो जवान मरे वो आपकी गलती से मरे, तो आप गवर्नर को भी झूठा ठहरा रहे हो। वो बोल रहा है कि इनकी गलती की वजह से मरा, मैंने प्लेन मांगा क्यों नहीं दिया। तो दीज पीपल आर शेमलेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इनको ऐसा ही लगता है कि पूरा पैसा अडानी अंबानी जी को दे दो। वो अमेरिका में जैसे 9 जूस फैमिली रूल करती है, ऐसे ही सोच रहे हैं कि 2 जूस बना देंगे,
वो राज करेंगे और पब्लिक फ्री का राशन खाएगी। बट दिस विल गो वेरी टफ इन, ये इतना है, मैनिपुलेशन कर तो लेंगे लेकिन वहां पे दिक्कत है, क्योंकि वहां पे श्रूडनेस जो थी, हरियाणा में तो क्या था कि इट वाज कांग्रेस एंड बीजेपी। महाराष्ट्र में वो पोजीशन नहीं है, वो मल्टी कॉर्नर फाइट है। वहां पे आपको शरद पवार से भी लड़ना है, उद्धव ठाकरे से भी लड़ना है, आपके खुद के आदमियों से भी लड़ना है जिसका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। और ये इलेक्शन अगर इतना ही होता तो म्यूनिसिपैलिटी का बहुत पहले करा देते। इनको पता है फेस वैल्यू क्या है, कि उनको सीटें नहीं आनी, तो प्रॉब्लम तो इनको जी बिल्कुल। आवाज जो है वो उनकी हो गई है, फ्रेम फ्रीज हो गया है। आप अपनी बात को जी गिरीश जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझ तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर संदीप, आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी संक्षेप में, मैं फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी। हाँ नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है बुसरा जी, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो। महाराष्ट्र में बस यही कहते हैं, ये मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं। इन्होंने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करा के, सही कहा गिरीश जी ने, कि क्या वो देश से बड़ा हो गया है? वो लड़का जो 21 साल का है, क्या वो देश की मिलिट्री 20 लाख का यहाँ पुलिस पर्सनल है, मिलिट्री है भारत में, सबसे ऊपर हो गया? कैसे मार दिए जाते हैं? जो महाराष्ट्र सरकार जो उसकी 8 बार मांग चुकी थी कि हमको उसकी कस्टडी दी जाए, वो नहीं दी गई है। ये सब क्या है? तो ये सब कुछ मतलब दूसरे तरह से ठीक कहा उन्होंने कि पैसे की प्लान है, लेकिन नैरेटिव की अगर हम बात करें बुसरा जी, तो महाराष्ट्र में भी कोई नैरेटिव नहीं है। इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय बांटने के। झारखंड में तो ये बहुत ही वल्गर ढंग से लव जिहाद, लैंड जिहाद और मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, घुसपैठ की बात कर रहे हैं। तो इनका जो पोचिंग और पोलराइजेशन मतलब कि दूसरे की पार्टी में अगर कोई मजबूत है तो उसको खींच लाओ और पोलराइजेशन करो, चाहे वो सिख हिंदू हो, हिंदू मुसलमान हो, या फिर क्रिश्चियन हिंदू हो। अब देखिए मणिपुर में, पंजाब में और पूरे भारत में क्या हो रहा है। मणिपुर के कुकी जो इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो हिंदू के बरक्स मैंने खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान मैंने पंजाब में सिखों को क्यों अटेंशन कम मिल रहा है, किसान आंदोलन उतना लंबा क्यों चला? क्योंकि उनके वोट बैंक से बहुत फर्क नहीं पड़ना था इनको। और तीसरा, हम देख ही रहे हैं कि इनकी पूरी राजनीति, गुजरात से जो मॉडल शुरू हुआ हिंदू मुसलमान वाला, उसका एक्सपेरिमेंट पूरे भारत में जम के हो रहा है, लेकिन वो ढलान पे है, इसीलिए इनका कोई नैरेटिव नहीं है और ये पूरी बुरी तरह से फंसे हुए दिखते हैं। अब देखना है कि ये चुनाव का 23 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला है, इनके आगे के केंद्र सरकार का भविष्य भी तय करेगा। और सही कहा जोशी साहब ने कि वो जो 5 जजमेंट है, अभी 5 दिन का वर्किंग डेज बचा है चीफ जस्टिस के पास, वो सब कुछ भी बताएगा कि ये क्या चल रहा है भारत में। जी, और ये भी बताएगा कि क्या सेटिंग हुई है, इसके बाद क्या पोजीशन उनको मिलेगी, ये भी बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि हम तो अब यही देख रहे हैं देश में। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और गिरीश जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।